प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। अद्य वयं पठिष्यामः उच्चारण स्थानानि। वर्णों के अक्षरों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, इस विषय में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्थान का हम सबके जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। जिसका कोई स्थान नहीं होता, जिसका कोई स्टैंड नहीं होता, जिसका कोई एड्रेस नहीं होता, उस व्यक्ति की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। इसलिए ये वर्ण बड़े समझदार हैं। इन वर्णों ने अपना एक स्थान निश्चित किया है, अपना एक स्टैंड निश्चित किया है, अपना एक एड्रेस निश्चित किया है। वर्ण इस बात को समझते हैं कि बिना एड्रेस के लिफाफे की कोई कीमत नहीं होती, उसको लोग रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। इसलिए सभी वर्णों ने अपने अपने स्थान निश्चित किए हुए हैं। आइए हम विस्तार पूर्वक इस बात को जानते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, किस किस वर्ण का क्या क्या उच्चारण स्थान है। सबसे पहले हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि कति उच्चारण स्थानानि, वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं। आप वीडियोस के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं, लेकिन आज प्रामाणिक ग्रंथ जो पाणिनीय शिक्षा है, उस पाणिनीय शिक्षा के आधार पर मैं आपके समक्ष ये जानकारी दे रहा हूं कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या 8 है। 8 अष्टौ स्थानानि उच्चारण स्थानानि। अष्टौ कहें या अष्ट कहें, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। तो उच्चारण स्थानों की संख्या जो है वो 8 है। यदि परीक्षायाम अयम प्रश्न है कति उच्चारण स्थानानि, तर्हि अस्य प्रश्नस्य उत्तरम भविष्यति अष्टौ अष्टवा। 8 उच्चारण स्थान हैं। चलिए वो कौन कौन से हैं, वो 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं उनको जान रहे हैं हम। सबसे पहला जो उच्चारण स्थान है, प्रथम जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। कंठ। दूसरा जो उच्चारण स्थान है वह है तालु। तीसरा जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। और चतुर्थ जो उच्चारण स्थान है वह है दंत। और पांचवा जो उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ। और छठा जो उच्चारण स्थान है वह है जिह्वा मूल। और सातवां जो उच्चारण स्थान है वह है नासिका। और आठवां जो उच्चारण स्थान है वह है उरस। उरस कहें या उरह। उरह। एवं इस प्रकार से अष्टौ उच्चारण स्थानानि, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। आप अच्छी प्रकार से इनको याद कर लें। पहला कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है, चौथा दंत है, पांचवा ओष्ठ है, और छठा जो है वो जिह्वा मूल है, और सातवां नासिका है, और आठवां उरस है। उरह जो है ये उच्चारण स्थान है। इस प्रकार से ये 8 उच्चारण स्थान हैं। इन 8 उच्चारण स्थानों, ये 8 उच्चारण स्थान किस किस अक्षर के हैं, किस किस वर्ण के हैं, इस विषय को सरलता से जानने के लिए हम सूत्रों का सहारा लेते हैं। देखिए मित्रों, सूत्र जो है वो संस्कृत व्याकरण की एक महत्वपूर्ण निधि है और जबरदस्त वो जो है हमारे लिए शस्त्र का काम करते हैं। वैसे भी हम कहते हैं यार इसका कोई सूत्र बता, कोई बात कोई अपनी कह रहा हो, हम कहें वो कहें कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम पूछते हैं उससे, ये प्रश्न करते हैं यार इसका सूत्र बता कोई। तो चलिए मैं
किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, इसका सूत्र आपके समक्ष रख रहा हूं जो आचार्य पाणिनि ने उपदेश किए हैं। तो सबसे पहला जो है पहला जो सूत्र है, पहला जो कंठ स्थान है वो किन किन वर्णों का है, इसके लिए आचार्य पाणिनि ने ये बहुत ही सुंदर एक सूत्र का उपदेश किया और वो सूत्र है ए कु है विसर्ज निया नाम कंठ है। ये पाणिनि शिक्षा में कहा गया। ए कु है और विसर्जनीय नाम कंठ। ये कंठ जो पहला उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान के द्वारा किस किस वर्ण का उच्चारण होता है वह सूत्र रूप में जानकारी इस सूत्र के माध्यम से दी गई है। ए का अर्थ है ए और आ, और प्लुत का भी इसमें ग्रहण हमें करना चाहिए। क्योंकि जहां भी ए बोला जाएगा उसके साथ में उसकी जाति के जो जितने भी उसके भेद उपभेद हैं उन सब का ग्रहण होता है। तो यहाँ पर वर्णों के अनुसार ए आ और प्लुत इन तीनों का ग्रहण हमें करना चाहिए। तो ए के द्वारा मुख्य रूप से, क्योंकि लौकिक जो संस्कृत भाषा है उसमें ए आ का प्रचलन है, इसलिए अपन ऐसा कह देते हैं कि ए के द्वारा ए आ का ग्रहण, लेकिन इसमें उसके सभी भेदों का ग्रहण होता है। तो ए का अर्थ हो गया ए आ, और कु जो है इसका अर्थ है कै वर्ग में जो 5 अक्षर हैं कै खे गे घे गे, इन पांचों का ग्रहण कु के द्वारा होता है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया था, मैंने आपके समक्ष एक सूत्र रखा था, आचार्य पाणिनि की एक उद्घोषणा रखी थी कि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। पाणिनि वही बात जो है यहाँ पाणिनि अपनी शिक्षा में भी उसका अनुसरण कर रहे हैं कि एक वर्ग का पहला अक्षर लेते हैं कै और उसके साथ में ऊ की मात्रा लगा देते हैं। अब ऊ इसकी इत संज्ञा होती है, आगे अपन इस इत संज्ञा प्रकरण में पढ़ेंगे, उपदेशे अजनु नासिक इत, ये सूत्र पढ़ेंगे। तो इसमें ऊ की इत संज्ञा हो जाती है। ऊ को संस्कृत में उत बोलते हैं, उत, और उत की जहां इत संज्ञा होती है उसको उदित कहेंगे, उदित। तो प्रथम अक्षर, संक्षेप में मैं आपके सामने ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि 5 जो वर्ग हैं वर्णमाला के, कवर्ग तवर्ग टवर्ग पवर्ग, ये जो 5 वर्ग हैं, इन वर्गों के प्रथम अक्षर के साथ में कहीं पर भी पाणिनि व्याकरण में या शिक्षा में कहीं पर भी जो है वो ऊ की मात्रा लगा देंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे, तो इसका मतलब है उस पूरे वर्ग के अक्षरों का ग्रहण होगा, ये इसका तात्पर्य है। तो जहां भी आगे सूत्रों में प्रथम अक्षर के साथ में, आगे पाणिनीय शिक्षा के जो सूत्र अपन पढ़ रहे हैं, उन पाणिनीय शिक्षा के सूत्रों में आगे सब जगह हमें ध्यान रखना है कि वर्ग के पहले अक्षर के साथ में यदि ऊ की मात्रा इन सूत्रों में कहीं भी दिखाई देती है तो वहां पर हमें पूरे वर्ग का ग्रहण करना है। कु का अर्थ होगा कै खे गे घे, चू का अर्थ होगा चे छे जे झे, टू का अर्थ होगा टे ठे डे ढण, तू का अर्थ होगा ते थे दे धन, और पू का अर्थ होगा पै फे बे भे में। इस बात को इस पूरे प्रकरण में, शिक्षा प्रकरण में हमें ध्यान में रखना है। तो कंठ स्थान की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा था। कंठ स्थान किन किन वर्णों का है? ए का हो गया, ए आ का हो गया, और कु का अर्थ हो गया कै वर्ग, कै वर्ग, और उसके बाद में है अक्षर और ये विसर्ग, विसर्जनीय। इन अक्षरों का जो है वो कंठ उच्चारण स्थान है। एते वर्णः कंठात उच्चार्यन्ते, कंठ से इनका उच्चारण होता है। आपको याद हो गया होगा कौन कौन से वर्ण हैं सूत्र रूप में। अकूह विसर्जनीयानाम कंठः,
जिसका अर्थ होगा ए आ और उसके ए के तमाम भेद, ए कु का अर्थ होगा के वर्ग, है अक्षर और विसर्जनीय विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, ये अक्षर कंठ से उच्चरित होते हैं। अब दूसरा तालु स्थान है। अब तालु स्थान से उच्चरित होने वाले कौन कौन से वर्ण है, उसके लिए सूत्र दिया, ई चू ये शा नाम तालु, ये सूत्र दिया। इचवे सा नाम तालु, ई का अर्थ वही होगा जो मैंने आपसे निवेदन किया पहले कि स्वर वर्ण जो हैं वो अपने साथ में अपनी जाति वाले अक्षरों का भी ग्रहण कराते हैं। तो ई और ये ई, और चू का अर्थ होगा च वर्ग, ये आप समझ गए होंगे क्यों हो रहा है। चू का अर्थ च वर्ग होगा ये, उसके बाद में ये अंतस्थ और श, ये तालव्य शकार जिसको बोलते हैं। तो इन अक्षरों का उच्चारण स्थान तालु है। ये जो वर्ण हैं ये तालु स्थान से बोले जाएंगे। ई च वर्ग के अक्षर च छ ज झ ये सभी, य श, ये जो ई च वर्ग ये और श, ये जो चार जो बातें विषय रखे हैं, इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। अब ये थोड़ा सा मैं आपके सामने विस्तार से आगे चर्चा करूंगा कि कहां कहां कैसे कैसे इन स्थानों का स्टैंड है, ये कहां कहां पर हैं, इसकी विस्तार से मैं चर्चा आपके सामने रखूंगा। अभी पहले सूत्र अपन पढ़ लेते हैं। तो ये तालु स्थान से उच्चरित होने वाले अक्षर थे। उसके बाद में मूर्धा स्थान है तीसरा। तो मूर्धा से उच्चरित होने वाले जो सूत्र है, जो वर्ण है, उनके लिए सूत्र है ऋटु रसाणाम मूर्धा, ऋटु रसाणाम मूर्धा। रि अक्षर उसी प्रकार से दीर्घ, उसी प्रकार से प्लुत, और टू का अर्थ आप स्वयं कर लेंगे ट वर्ग, और र ये रे अक्षर और ये श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा से ये अक्षर बोले जाते हैं। मूर्धा इनका स्थान है। किस किस का है? री का, ट वर्ग का, रेफ का, रे का और इस शकार का, मूर्धन शकार का जो है ये मूर्धा उच्चारण स्थान है। इसके आगे अगला जो उच्चारण स्थान है वह है दंत। चौथा उच्चारण स्थान है दंत। तो दंत में लृ तु लसा नाम दंतः, दंतः हैं। दांत क्योंकि बहुत सारे हैं और उन सब का सहयोग लेना पड़ता है, इसलिए कहा। तो लृ वर्ण हो गया। लृ का प्लुत ही होता है, दीर्घ नहीं होता। तो लृ और तू का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, तय वर्ग। अब ये देखिए कितनी एक आपको कीमती चीज मिल गई है कि जहां भी वर्ग का प्रथम अक्षर आएगा उसके साथ ऊ लगाएंगे आचार्य पाणिनि, तो वहां पूरे वर्ग का ग्रहण होता है। तो तू का अर्थ होगा तय वर्ग, और आगे ल और ये स, इनका उच्चारण स्थान जो है वो दंतः, दंत है। दंत स्थान से इनका उच्चारण होता है। ये फिर देख लीजिए, लृ अक्षर है, तवर्ग है, ल है, लकार है और ये सकार है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। अब पांचवा जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। और ओष्ठ एक नहीं है, एक ओष्ठ से जो है वो अक्षर का उच्चारण नहीं होता, दो है। तो उसके लिए सूत्र है ओष्ठ के लिए उपूप धमानिया नाम, उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ।
थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं मैं, ओष्ठौ। उपउद्मानीय नाम ओष्ठौ, दोनों होठ जो है इसके उच्चारण स्थान है, दोनों होठों से इसका उच्चारण होता है। ओष्ठ देखिए, आजकल हम होठ बोलने लगे हैं। कल भी मैं आपको संकेत कर रहा था कि हम 90% संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में ओष्ठ और फिर इसका थोड़ा अपभ्रंश हो गया ओठ, और आजकल क्या हो गया, होठ है। थोड़ा सा बिगाड़ करके हम शब्दों को बोलते रहते हैं, संस्कृत के शब्दों को, लेकिन बोलते हैं हम संस्कृत। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ऊ का अर्थ क्या होगा, आप समझ गए होंगे। ऊ और ये जो है प्लुत, और इसके साथ में पू जो है पवर्ग। ये पू यहां दीर्घ दिखाई दे रहा है आपको, ये आगे उपधमानीय शब्द है। पू प्लस उपधमानीय, उपधमानीय ऐसा होने के कारण यहां दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि होकर के इसलिए दीर्घ दिखाई दे रहा है। तो पू का अर्थ हो गया पैवर्ग और साथ में उपधमानीय। ये उपधमानीय का जो चिन्ह होता है, हम पहले वर्णमाला प्रकरण में पढ़ चुके हैं कि पै और फै इन अक्षरों से पहले विसर्ग के स्थान पर जो ये चिन्ह आकर बैठता है, इसका नाम उपधमानीय है। तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठौ, ये होठों से बोले जाएंगे, लेकिन दोनों होठों से, ध्यान रखना है, ओष्ठौ दोनों होठ इनके उच्चारण स्थान है। तो ये 5वें उच्चारण स्थान की चर्चा हमने की। 5वां जो उच्चारण स्थान है वो जो है ओष्ठ है। तो 5 उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए, दोहरा रहे हैं अपन। पहला उच्चारण स्थान जो है कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है और चौथा दंत है, और 5वां ये ओष्ठ आ गया। उसके बाद में जिह्वा मूल, जिह्वा मूलियस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलियस्य जिह्वा मूलम। जीवामूलीय जो है, जीवामूलीय इसी प्रकार का चिन्ह जो होता है, अपन पहले इसको भी पढ़ चुके हैं। क और ख इन अक्षरों से पहले जो विसर्ग के स्थान पर आकर बैठता है उसको जीवामूल कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। जिह्वा का जो मूल है वहां से इस वर्ण का उच्चारण होता है। तो जिह्वामूल जो है वो केवल एक ही वर्ण का स्थान है। अब तक हमने एक स्थान से कई कई वर्णों के बारे में पढ़ा, लेकिन जिह्वामूल जो है, जिह्वामूलीय जो है, उसका उच्चारण वो जिह्वामूल जो है वो एक ही वर्ण का उच्चारण स्थान है, और वो है जिह्वामूलीय। जिह्वा तो प्रधान है ही, जिह्वा का सहयोग तो प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो तो है ही। जिह्वा के बिना तो वर्णों का उच्चारण ही संभव नहीं है, हैं? जो गूंगा आदमी होता है, जिसकी जीभ काम नहीं करती है, आपने देखा होगा, वो बोल ही नहीं पाता, वो ऐसे ध्वनि तो निकाल लेता है लेकिन वर्णों का उच्चारण वो ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए वर्णों के उच्चारण में जिह्वा तो है, ये तो बेस है ही, आधार, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते। भाई इसके बिना तो चर्चा ही निराधार है, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे, वो तो क्योंकि वो तो सब में ही शामिल है? तो जिह्वा तो है ही, लेकिन जिह्वामूलीय जो अक्षर है, वर्ण है, उसका उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। इसके आगे छठा जो उच्चारण स्थान है वो है नासिका। नासिका, और नासिका भी एक ही अक्षर का उच्चारण स्थान है, और वो क्या है, अनुस्वार। ये अनुस्वार जो है नासिक, सूत्र आपके समक्ष लिख रहा हूं मैं, नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार जो ये ऊपर जो बिंदी लगी होती है, मैं आपके सामने कह रहा था कि संस्कृत में सुहाग की बिंदी है, हमारे सम्मान का तिलक है, ये संस्कृत में लगता है। तो
इसका नाम अनुस्वार है और अनुस्वार का उच्चारण जो है वो नासिका के द्वारा होता है। नासिका के माध्यम से जो है अनुस्वार वर्ण का उच्चारण होता है। तो ये, और इसके बाद में उरस, थोड़ा सा और मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये आगे जो है कुछ ऐसे अक्षर बचे हैं, जैसे अभी तक हमने जीवामूलीय का समझा, उच्चारण स्थान समझा, और अभी जो चर्चा कर रहे हैं जो 8वां जो उच्चारण स्थान में आपके सामने रखने जा रहा हूं, उरह जो है, उरह या उरस, ये जो उच्चारण स्थान है, इसके विषय में कुछ आचार्यों का मत है। कुछ आचार्यों का इस प्रकार का मत है कि है और विसर्जनीय जो है, हकार और विसर्जनीय जो है, ये इनका उच्चारण स्थान है। इसको यहाँ हृदय जो वक्षस्थल जिसको बोल रहे हैं, तो वहाँ से इसका उच्चारण स्थान, वो उच्चारण होता है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। और उसका सम्मान आचार्य पाणिनि करते हैं, इसलिए उसका भी उल्लेख कर दिया है कि उरस को भी एक उच्चारण स्थान मानते हैं आचार्य लोग। इसलिए आचार्य पाणिनि ने 7 न कह करके और 8 का प्रयोग किया, अष्टौ स्थानानि। तो ये 8 जो उच्चारण स्थान मैं आपके सामने रख रहा था, इन वर्णों के उच्चारण स्थान। अब कुछ वर्ण ऐसे बचे हैं 5, ये जो मुख्य उच्चारण स्थान हैं, जिनमें कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। इन 5 की हमारे मुख विवर में स्थिति को हम ठीक से समझ लें, उसको ध्यान में रखें, तो वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ में हमें किन किन वर्णों का इनके द्वारा उच्चारण होता है, इसको याद करने में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। कैसे, किस प्रकार से, एक डायग्राम के द्वारा हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं इसको। जैसे ये हमारा कंठ है, कंठ जो पहला हम उच्चारण स्थान ले रहे हैं, ये कंठ हो गया। अब कंठ के आगे जो मुख में हमारा जो मुख विवर है, इसमें ऊपर की ओर जब बढ़ेंगे अंदर से, तो ये यहाँ आएगा तालु, 2 नंबर पर ये तालु आया। फिर और इधर दांतों की तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ जो है वो मूर्धा, ये मूर्धा। और मूर्धा से जब और आगे चलेंगे, दांतों की वो आगे चलेंगे, तो ये आ गए हमारे दांत, दंत, दंत, ये 3 नंबर पर है मूर्धा, और ये 4 नंबर पर, और ये यहाँ पर ओष्ठ आ गए। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम है, पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, फिर दंत है और फिर ओष्ठ है। आचार्य पाणिनि ने बड़े वैज्ञानिक आधार पर, इसी आधार पर जो है वो अपनी पाणिनीय शिक्षा में सूत्रों का उपदेश किया। पहले पढ़ा अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, फिर तालु स्थान वाले पढ़े हैं इच्व्यसा नाम तालु, फिर मूर्धा वाले पढ़े हैं ऋतुलसा नाम मूर्धा, फिर दंत वाले ऋतुलसा नाम दंता, और फिर ओष्ठ वाले उपध्मानिया नाम ओष्ठौ। इस प्रकार से कितना वैज्ञानिक क्रम जो है उन्होंने लिया है, उसको बेसिक आधार बना करके लिया है। एक सदियों से हमारी वर्णमाला जो प्रचलित है, जिसमें 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग जो हैं, जैसे कै वर्ग, ये पहला है, दूसरा है चय वर्ग, और तीसरा है टय वर्ग, और चौथा है तय वर्ग, और 5वां है पै वर्ग। अब ये इस प्रकार से ये जो 5 वर्ग हैं, इनको भी हम इसके साथ में थोड़ा मिलान करके देखते हैं, तो बड़ा चमत्कारिक आपको एक यहाँ पर सिद्धांत दिखाई देगा। क्या, पहला कै वर्ग है, पहले स्थान है, कंठ से कै वर्ग कह गए, दूसरा
तालु है तो यहाँ तालु स्थान वाले जैसे जैसे ये। तीसरा ये मूर्धा है तो ढण इनका स्थान मूर्धा। फिर चौथा ये धन है, चौथा स्थान दंत है, दांत वाले हो गए। और पांचवा पवर्ग प में इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इस प्रकार से कितना वैज्ञानिक जो है ये वर्णन है, इसको हम सरलता से याद रख सकते हैं कि पहला उच्चारण स्थान कंठ है तो पहला जो वर्ग है क वर्ग उसका स्थान उच्चारण स्थान कंठ होगा। दूसरा उच्चारण स्थान तालु है तो दूसरा जो वर्ग है च वर्ग उसका तालु स्थान होगा। तीसरा मूर्धा है तो तीसरा जो वर्ग है वर्णमाला में ट वर्ग उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। चौथा दंत है तो चौथा इसमें जो वर्ग है धन इनका उच्चारण स्थान दंत होगा। और पांचवा पैवर्ग है प में तो पांचवा उच्चारण स्थान ये है ओष्ठ। ओष्ठ है पांचवा, इसलिए इनका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ होगा। इस प्रकार से जो है हम इसको ठीक ढंग से याद रख सकते हैं। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हैं, मतलब दो की सहायता से वो बोले जाते हैं, अलग अलग नहीं, बल्कि उनका उच्चारण करने में हमें दो स्थानों का सहयोग लेना पड़ता है। तो वे वर्ण कौन कौन से हैं? तो आचार्य पाणिनि लिख रहे हैं उसके लिए ए दई तो हो, ए दई तो हो कंठ तालु, कंठ तालु। ए और आई ये दो वर्ण हैं। फिर से ध्यान दिला रहा हूं आपको, एत और ऐत इस प्रकार से है और उसका षष्ठी में बन गया, ये रूप बन गया। तो एत एत जहां भी तय लगाते हैं उसके लिए आचार्य पाणिनि का नियम है, क्योंकि पाणिनि ही शिक्षा को भी बोल रहे हैं स्वयं, इसलिए तपरस तत्कालस्य ये एक आचार्य पाणिनि की उद्घोषणा है। जहां वो तय लगाते हैं फिर उस वर्ण का ही ग्रहण होता है। तो एत का अर्थ है ए और ऐत का अर्थ है आई। तो ए ऐ ये जो दो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ प्लस तालु दोनों की सहायता से ये ए और ऐ वर्ण उच्चरित होते हैं। इसके आगे दो अक्षर और हैं जिनका उच्चारण स्थान डबल है, दो है। वो कौन कौन से हैं? उसके लिए आचार्य पाणिनि लिखते हैं ओ दौ तो हो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। यहां थोड़ा ध्यान दिला रहा हूं आपका, जो जागरूक विद्यार्थी है, कंठौष्ठम ऐसा क्यों नहीं हुआ? कंठौष्ठम है, कंठ प्लस ओष्ठम तो वृद्धि संधि होनी चाहिए। कंठ प्लस सॉरी औष्ठम नहीं, ओ कंठ है और ओष्ठ है, तो कंठ और ओष्ठ इन शब्दों को मिलाएंगे, इनकी संधि करेंगे तो वृद्धि संधि होनी चाहिए, कंठौष्ठम ऐसा होना चाहिए। लेकिन पाणिनि शिक्षा में और लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में सब जगह क्या लिखा है? कंठोष्ठम। तो ये अशुद्ध नहीं, असाधु रूप नहीं है, ये भी साधु ही रूप है, शुद्ध रूप है। क्यों? क्योंकि आचार्य पाणिनि के जो सूत्र हैं, एंगी पर रूपम एक सूत्र है, एंगी पर रूपम, उस एंगी पर रूपम सूत्र में सूत्र पर भाष्य लिखते हुए महर्षि कात्यायन, जिनका दूसरा नाम वररुचि भी है, आचार्य वररुचि, उन्होंने एक वार्तिक लिखा है। वार्तिक क्या लिखा? ओत्व, ओत्व ओष्ठ, ओत्वोष्ठ, ओत्वोष्ठयो, अर्थात ओतु और ओष्ठ दो शब्दों के बारे में लिखा। ओतु और ओष्ठ ये शब्द यदि पीछे की ओर हों तो वहां पररूप संधि हो जाती है, टी भाग जो है उसको पररूप हो जाता है। तो पररूप करते हैं ओष्ठ को, यहाँ ओ पररूप संधि में
ये रूप बनेगा। और फिर साथ में लिखा ओत्पोष्ठयो समासे वा लिखा, वा का अर्थ संस्कृत में होता है विकल्प से। तो विकल्प से इसलिए कंठोष्ठम ये रूप भी साधु है, और कंठौष्ठम क्योंकि वा लिखा, विकल्प से ये विधि होती है। ये जो पररूप संधि है, ये पररूप संधि जो है ये विकल्प से कहा, ऑप्शन है इसमें दोनों रूप, इसलिए कंठौष्ठम रूप भी साधु होता है, कंठोष्ठम रूप भी साधु होता है। तो ये थोड़ी सी प्रसंगवश मैंने आपके सामने चर्चा रख दी थी। तो अब यह ओत और औत जहां भी तय लगा होगा, जहां भी तय लगा है उपदेश में, वहां उस वर्ण का ही ग्रहण होगा। तो ओत का अर्थ है ओ और औत का अर्थ है औ। ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ, इन दो के माध्यम से इन वर्णों का उच्चारण होगा। मतलब इन वर्णों को बोलते समय भी हमें दो का सहारा लेना पड़ेगा। किस किस का? कंठ का और ओष्ठ का। इसके साथ ही ये मैंने बताया कि ये ऐसे वर्ण मैं आपके सामने रख रहा हूं जिनके दो दो उच्चारण स्थान हैं। एक जो है वो व अक्षर व, तो उसके लिए लिखा है वकारस्य दंतौष्ठम, दंतोष्ठम। अब यहां भी वही है दंत प्लस ओष्ठम, पररूप जो है वो विकल्प से यहां पर संधि हो रही है, इसलिए दंतोष्ठम रूप लिखा। तो वकारस्य दंतोष्ठम, व जो अक्षर है इस व अक्षर का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ, दंत भी है और प्लस ओष्ठ, ये दोनों की सहायता से ये वर्ण बोला जाएगा। और अंतिम जो है दो दो जिनके उच्चारण स्थान हैं उन अक्षरों में ये मैं गै ण नानाम यमगणनानाम नासिका, नासिका च, ये लिखा आचार्य पाणिनि ने। थोड़ा समझने का है। ये मैं गए, ये जो अक्षर हैं ये मैं गै ण और न, ये जो अक्षर हैं वर्ग के पंचम अक्षर हैं, जैसे जैसे ये प फ ब भ म क ख ग घ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, जो वर्गाणाम अंतिम अक्षराणि सन्ति, एतानि अक्षराणि, ये जो अक्षर हैं एतेषां उच्चारण स्थान नासिका, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। मैंने पहले आपके सामने निवेदन किया था कि नासिका केवल अनुस्वार का ही है, हैं? ऐसा नहीं है। नासिका, उसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, लेकिन जो ये जो पंचम वर्ण है, वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका है, लेकिन साथ में च बोला, नासिका पर रुक नहीं रहे। आचार्य पाणिनि नासिका पर रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू है, वो लगातार बोल रहे हैं आगे और कहते हैं नासिका च। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है और च का अर्थ है इनका अपना अपना स्थान तो है ही है। जैसे ये जो अक्षर है, अब इसका उच्चारण स्थान ये किस में आता है? चवर्ग में आता है। ये अक्षर जो है चवर्ग में आता है, तो जैसे ये चवर्ग का स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? तालु। चवर्ग में जैसे ये आता है तो ये का उच्चारण स्थान तालु तो है ही, प्लस नासिका। तो यदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछें कि यकारस्य उच्चारण स्थानम किम, ये जो ये है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन में यदि तालु देते हैं, नासिका देते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा देते हैं तालु प्लस नासिका, तो ये उत्तर उचित होगा। क्यों?
क्योंकि ये जो अंतिम वर्ण हैं वर्गों के, इनका नाक के द्वारा उच्चारण होता है नासिका से, लेकिन च का अर्थ है इन वर्णों का उच्चारण अपने अपने स्थान से भी होता है, अलग अलग नहीं, प्लस करेंगे उसके साथ में दोनों से। तो ये मैं, इसी प्रकार से सबके साथ में मैं का उच्चारण स्थान नासिका प्लस क्या होगा, ये मैं किस में आता है, प वर्ग में है। तो यदि मैं का उच्चारण स्थान पूछ लें परीक्षा में, मैं वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम है, तो उसमें नासिका तो है ही, लेकिन साथ में क्योंकि ये प वर्ग में आता है इसलिए उपध्मानीय नाम ओष्ठौ, तो इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ प्लस नासिका। इस प्रकार से इन सब के पांचों वर्णों के गै का उच्चारण स्थान पूछ ले परीक्षा में, तो क्या लिखेंगे आप, गै किस वर्ग का अंतिम अक्षर है, कै वर्ग का, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तो है ही, कंठ इसका उच्चारण स्थान है प्लस नासिका। कंठ व नासिका दोनों जो है सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से जहां लिखे होंगे वो इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से णय अक्षर है, तो णय इति वर्णस्य, नय इति वर्ण संबंध है, यदि प्रश्न है परीक्षायाम णय अस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो णय कौन से वर्ग में आता है, ट ठ ड ढ ण है, ट वर्ग में, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ऋटु रसाणाम मूर्धा, तो इस णय अक्षर का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा प्लस नासिका। और इसी प्रकार से ये नय, तो नय जो है तैवर्ग का अंतिम अक्षर है, तो तैवर्ग का अंतिम अक्षर है इसलिए इसका उच्चारण स्थान ऋतु लसानाम दंता, दंत तो है ही, दंत इसका उच्चारण स्थान है प्लस नासिका। यदि नय वर्ण के विषय में पूछें कि नय वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो दंत प्लस नासिका। इस प्रकार से आपको समझना है। तो यमगणनाम नासिका च, ये च का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इस च के माध्यम से, च के द्वारा आचार्य पाणिनि किसको खींच रहे हैं, इन वर्णों के उच्चारण स्थानों को खींच रहे हैं कि भाई इनका अपना अपना जो उच्चारण स्थान है वो तो साथ में रहेगा, प्लस नासिका प्लस नासिका प्लस नासिका, ऐसा इस सूत्र का अर्थ हमें समझना है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी कि इन वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हैं, दो की सहायता से हैं ये बोले जाते हैं। देखो थोड़ा वजन हो तो अकेला आदमी उठा लेता है, लेकिन कहीं ज्यादा वजन हो तो अपन दो लगते हैं, फिर हैं भाई तू इधर लग जा, तू इधर लग जा, हैं और उसको उठा देते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ण जो है वो जबरदस्त हैं, जबरदस्त अपन उनको मान रहे हैं, और वो दो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से उच्चरित होते हैं। यदि दोनों का सहयोग ना लगे, हैं दोनों की हेल्प नहीं ली जाए, तो उनका उच्चारण संभव नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहा हूं, ये कुल मिलाकर के जो है वो 10 अक्षर हैं, 10 ऐसे अक्षर हैं वर्णमाला के। ये इन अक्षरों में जो है वो दो स्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। आपको फिर से एक बार आवृत्ति कर रहे हैं अपन, ए आई ओ औ, ये हो गए 4, तो ये हो गए, और एक वय अक्षर है, ये इस प्रकार से ये 5 होगी, और प्लस जो है 5 जो है इनमें और कौन से हो गए, ये मैं गै णय और नय। इस प्रकार से 10 ये ऐसे अक्षर हो गए जिनका उच्चारण डबल स्थान है, दो स्थानों की सहायता से इन अक्षरों का उच्चारण होता है। तो ये एक चर्चा मैंने आपके सामने रखी है जो वर्णमाला से संबंध, वर्णमाला के जो वर्ण हैं
उनके उच्चारण स्थानों के विषय में। मैं समझता हूँ कि आचार्य पाणिनि ने बहुत ही सरल ढंग से, हैं, सूत्र जो है ना उसकी उपेक्षा मत करना। सूत्र हमारे लिए बहुत अमूल्य है, इसलिए उनको सम्मान देना, उनको याद करना। तो वर्णोच्चारण के विषय में कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का कैसे भी आपसे पूछें तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में, ध्यान से सुनने के बाद में, ध्यान हर जगह बड़ा कीमती होता है, तो ध्यान से जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो वर्णों के उच्चारण से संबंधित, वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित किसी प्रकार की शंका आपको नहीं रहेगी। एक प्रश्न मेरे से पूछा, पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी, तो एक विद्यार्थी का प्रश्न मेरे पास में आया कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। माहेश्वर जो सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्र जिनका दूसरा नाम है, उनके अनुसार स्वरों की संख्या तो 9, यह अच्छी तरह स्पष्ट आपके सामने किया था, और व्यंजनों की संख्या 33। व्यंजनों की संख्या प्रत्याहार सूत्रों में, माहेश्वर सूत्रों में 33 लिखी हुई है। तो यदि कुल माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों का उपदेश है, या माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण लिखे गए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? 33 और 9 42। अब आप समझ गए होंगे कि यदि ये प्रश्न पूछें कि माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्ण हैं, स्वर कितने हैं? 9, व्यंजन कितने हैं? 33, तो कुल वर्ण कितने हो गए? 42 हो गए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। मैं समझता हूं कि वर्ण और भी किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न हो तो मैं अगले वीडियो में आपका उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप निरंतर जो है मुझसे जुड़े रहें, हम साथ साथ मिल करके सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै है, ये हमारी वैदिक उद्घोषणा है। हम दोनों तरफ से जो है ना वो लगेंगे तो सिद्धि को, सफलता को, ऐश्वर्य को हम प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबके लिए अपनी शुभकामना देता हूं और मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक अन्य महत्वपूर्ण विषय लेकर अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक आप याद करते रहिए उच्चारण स्थानानि। जयतु भारतम, जयतु भारती। धन्यवाद।